तो आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो तो तुम थंबनेल और टाइटल देख के समझ चुके होगे। जी हाँ, आज हम वापस से ब्लैक क्लोवर एनीमे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरी पिछली ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स वाली वीडियो पे जो तुम लोगों ने अपना प्यार दिखाया ना वो नेक्स्ट लेवल था। इवन उस वीडियो पे रखा टारगेट भी तुमने कुछ ही दिनों में पूरा करवा दिया था, तो सबके लिए आरिगातो गोजाइमास। एंड उसी के रिटर्न में हियर इज अ वीडियो जहाँ पर हम ब्लैक क्लोवर के एक क्रेजीएस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड ब्लैक बुल्स के टॉप 10 मेंबर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम उनकी पास्ट लाइफ, पर्सनैलिटी और पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड रैंक भी करेंगे ऑफकोर्स उनके पावर लेवल के बेस पर। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी मांगा स्पॉइलर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो ब्लैक बुल्स के मेंबर्स के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी बेसिक इन्फो देना चाहूंगा जो कि तुम्हें इस वीडियो को समझने में मदद करेगी। तो मैजिक नाइट स्क्वाड्स क्लोवर किंगडम के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके अपने कैप्टन, मेंबर्स और स्क्वाड सिंबल्स हैं, और हर स्क्वाड का अलग बेस भी होता है जहां पर वो रहते हैं। एंड अपने क्लोवर किंगडम के अंदर टोटल 9 मैजिक नाइट स्क्वाड एग्जिस्ट करती हैं और उनके मिशंस की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें स्टार्स भी दिए जाते हैं, यानी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतने ही ज्यादा स्टार्स। जैसे हमने सीजन 1 में देखा था कि सबसे टॉप पर थी गोल्डन डॉन स्क्वाड विद 70 स्टार्स एंड सबसे लास्ट पे थी अपनी ब्लैक बुल्स विद -30 स्टार्स। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि स्टार्स माइनस में कैसे गए। वेल, अगर मिशंस में परफॉर्मेंस खराब रही तो स्टार माइनस में भी जा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैक बुल्स में काफी अनफिट और अनडिसिप्लिन्ड लोग हैं। लेकिन जब बात किंगडम को प्रोटेक्ट करने की आती है तो ब्लैक बुल्स सबसे पहले खड़े होते हैं एंड यू कैन से कि दे आर वेरी यूनिक स्क्वाड, और इसीलिए आज हम उनके मेंबर्स की स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं रियल कंटेंट। तो नंबर 10 पे आता है अपना डेटिंग मास्टर फिनरल रोलरकेस, ब्लैक बुल का पहला मेंबर जो कि हमें सीरीज में दिखाया गया था। एंड फिनरल एक नोबल फैमिली हाउस वार्ड से बिलोंग करता है जहाँ के लोग स्पेशल मैजिक में मास्टर होते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि फिनरल का नेचर काफी सॉफ्ट था, मींस ना उसे लड़ाइयां पसंद थी ना ही उसे राइवलरी। और फिनरल के इसी पीस लविंग नेचर की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसके छोटे भाई लांजिरिस को फैमिली का वारिस बना दिया था, क्योंकि उसका मैजिक काफी डिस्ट्रक्टिव और नेचर भी काफी एग्रेसिव था। एंड भाई इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी फिनरल को नीचा दिखाने में। फिर जब दोनों मैजिक नाइट्स का एग्जाम देते हैं तो लांजिरिस बनता है गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन और फिनरल जाता है ब्लैक बुल्स में। और अपने छोटे भाई से हर चीज में कमजोर होने के गिल्ड में फिनरल घर भी छोड़ देता है। लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ कैसा भी बिहेवियर रखती हो, लेकिन फिनरल ब्लैक बुल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसकी वजह से ब्लैक बुल्स काफी सारी फाइट्स भी जीती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम वेटो वाली फाइट को ही ले लो। एंड अब बात करें उसकी पावर्स की तो उसका स्पेशल मैजिक मेनली टेलीपोर्टेशन बेस्ड है। वो पोर्टल्स ओपन करके खुद को और अपने टीममेट्स को एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकता है, लेकिन उसी जगह जहां पर वो पहले खुद जा चुका हो। एंड फिर आता है उसका पावरफुल स्पेल फॉलन एंजल्स विंग बीट, जिसके कांटेक्ट में आते ही अपोनेंट दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। मतलब लिटरली इससे फिनरल अपोनेंट की लोकेशन तक को बदल सकता है। एंड वो रीइंफोर्समेंट मैजिक का भी यूज करके अपने फिजिकल एबिलिटीज जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड और इंडोरेंस को टेम्परेरी इंक्रीज कर सकता है। बट फिर भी मैंने उसे नंबर 10 पे इसलिए रखा है क्योंकि उसकी मोस्टली पावर डिफेंसिव है और 1v1 फाइट में वो ज्यादा टिक नहीं पाता। बट नो डाउट के फिनरल सपोर्ट और टीम वर्क के अंदर काफी ओपी है। फिर नंबर 9 पे आती है अपनी ग्रे। अब भले ही स्टार्टिंग में ग्रे हमें एक जायंट वियर्ड आदमी की शक्ल में दिखाई गई हो, लेकिन असल में वो एक लड़की थी जो कि अपनी शाय पर्सनैलिटी की वजह से अपने आप को रिवील नहीं करती थी। लेकिन वहीं उसका पास्ट काफी पेनफुल रहा है। उसकी फैमिली में उसकी स्टेप सिस्टर्स ग्रे के लुक्स और बिहेवियर की वजह से उसे हमेशा बुली करती रहती थी। वहीं उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी और गुलामों की तरह ट्रीट करती थी, जैसा अपनी सिंड्रेला के साथ हुआ करता था ना, बिल्कुल वैसा ही। इवन जब ग्रे को उसकी ग्रीमोर मिली तो उसने अपना मैजिक अपनी स्टेप सिस्टर्स को दिखाया, जिससे जेलिस होकर वो ग्रे को मारने वाली थी। नॉट एग्जैक्टली बट सीन ऐसा ही था। ऐसे में ग्रे अपने घर से भाग जाती है और वापस नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो गई तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए वो एक जायंट आदमी में ट्रांसफॉर्म होकर सिटी में घूम रही होती है। बट अपना कैप्टन टॉयलेट कैप्टन यामी उसे फनी दिखने की वजह से अपनी स्क्वाड में रिक्रूट कर लेता है। बात करें ग्रे के मैजिक की तो अब तक तुम समझ चुके होगे कि ग्रे ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करती है। इनिशियली तो वो सिर्फ अपनी या दूसरों की अपीयरेंस को चेंज कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल बढ़ता गया उसने इस मैजिक को एक एडवांस सपोर्ट पावर में बदल दिया। अब वो ऑब्जेक्ट्स, लोगों और इवन उनके मैजिक तक को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड हैरान कर देने वाली बात यह है कि शी कैन ऑल्सो यूज हीलिंग मैजिक, जिससे वो जख्म को सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि टिश्यू लेवल तक हील कर सकती है, जैसा उसने गॉशे पे किया था जब वो डांटे के हाथों पहला जा चुका था। एंड फॉर दिस रीजन शी प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द टीम, दैट्स व्हाई शी इज एट नंबर 9। नंबर 8 पे है अपनी क्यूट चार्मी, ब्लैक बुल की बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर जो कि हमेशा खाना खाते रहती है। एंड चार्मी की फैमिली के बारे में एनीमे के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि ज्यादा फोकस उसकी पावर्स उसकी पावर्स और पर्सनैलिटी पे किया गया है, तो हम भी उसी के बारे में जानेंगे। तो चार्मी की पर्सनैलिटी में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस खाने को ही देती है। मींस उसके सामने बैटल चल रही हो या वॉर, उसे सिर्फ अपने खाने से ही मतलब होता है। लेकिन जब वो बैटल फील्ड में एंटर कर ले तो सभी मेंबर्स को सरप्राइज कर देती है, बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंथ प्लस कॉटन मैजिक, जो कि उसे कॉटन को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। रियली वो कॉटन को किसी भी शेप में ला सकती है, चाहे वो डिफेंसिव शील्ड हो या ऑफेंसिव वेपन। एंड चार्मी फूड मैजिक का भी यूज कर सकती है। चार्मी अपने फूड मैजिक से एक जायंट वुल्फ क्रिएट करती है जो कि दूसरे के माना को
ऑब्जर्व कर सकता है, जिससे अपोनेंट की पावर्स काफी कम हो जाती हैं। एंड इसी मैजिक से वो खाना भी बना सकती है जो कि माना को रिस्टोर करता है और उसके साथ साथ उसके टीम मेंबर्स को भी फायदा देता है उनकी एनर्जी को वापस लाकर, जिससे वो ज्यादा पावरफुल फील करते हैं, विच इज काइंड ऑफ लाइक अ हीलिंग मैजिक। इन शॉर्ट चार्मी अपनी टीम को सपोर्ट और फाइट दोनों में हेल्प करती है और 1v1 फाइट में भी काफी एफिशिएंट है बिकॉज ऑफ हर शीप्स। जी हाँ, वो कॉटन से जायंट शीप भी बना सकती है जो कि चार्मी के साथ मिलकर लड़ते हैं। एंड इतनी ओपी पावर्स के साथ मैंने उसे नंबर 8 पे इसलिए रखा है क्योंकि आगे इससे भी ज्यादा पावरफुल मेंबर्स हैं। तो नंबर 7 पे आती है अपनी नशेली वेनेसा। वेल, वेनेसा भी ब्लैक बुल्स की काफी पावरफुल मेंबर है, लेकिन उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा सैड रहा है। वेनेसा विच फॉरेस्ट नाम की एक जगह पैदा हुई थी और वहाँ की जो रानी थी यानी विच क्वीन, उसने वेनेसा को अपने पास कैद करके रखा था। विच क्वीन को लगता था कि वेनेसा के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो फेट यानी तकदीर को बदल सकती है। वो चाहती थी कि जैसे ही वेनेसा अपनी पावर को अनलॉक करे वो उसे अपने खुद के फेट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सके। क्वीन ने उसे एक बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा था। इवन वेनेसा ने कभी फॉरेस्ट के बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन एक दिन अपना कैप्टन यामी किसी मिशन के चलते हुए विच फॉरेस्ट में घुस जाता है और गलती से उस केज को तोड़ देता है और इसी तरह वेनेसा वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसने ब्लैक बुल्स को ज्वाइन करा और वो सब कुछ करा जो करना सिर्फ उसका कभी सपना हुआ करता था। और हाँ, वेनेसा वाकई में काफी पावरफुल है क्योंकि अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही लोग सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। बात करें पावर्स की तो वेनेसा यूज करती है थ्रेड मैजिक, जिससे वो पतली डोरियों को कंट्रोल करके लोगों की बॉडी और मूव्स को मैनिपुलेट कर सकती है लाइक अ पपेट मास्टर। लेकिन वेनेसा की असली स्ट्रेंथ उसका अल्टीमेट मैजिक है जिसका नाम है द रेड थ्रेड ऑफ फेट। इस मैजिक से वेनेसा एक बिल्ली को क्रिएट करती है जो कि फेट को चेंज कर सकती है। जी हाँ, इसका मतलब अपनी विच क्वीन को बिल्कुल सही लगता था। फेट को चेंज करने से मतलब अगर कोई अटैक वेनेसा के नसीब में हिट होना लिखा है तो वो कैट वेनेसा के नसीब यानी फेट को चेंज कर देगी, जिससे वो अटैक या तो मिस हो जाएगा या उसका इफेक्ट काफी कम हो जाएगा। और हाँ, इसका यूज करके वो अपने साथ साथ बाकी लोगों के फेट को भी चेंज कर सकती है। एंड इसी वजह से वेनेसा एक ऐसी मैच है जो बैटलफील्ड पर सिर्फ फाइट नहीं करती बल्कि अपने दोस्तों की जिंदगी भी बचा सकती है। टॉकिंग द 6th स्पॉट इज गोशे। सो बात करें गोशे के पास्ट की तो वो एक नोबल फैमिली एडले से बिलोंग करता है जहाँ उसकी लाइफ बिल्कुल सेट थी, लेकिन उसके पेरेंट्स अपने बिजनेस पार्टनर्स के हाथों मारे गए, ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी के लिए। एंड उन्होंने गोशे और उसकी छोटी बहन मरी को भी घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में अपनी छोटी बहन को पालने के लिए गोशे चोरी करना और लोगों को लूटना शुरू कर देता है। उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपनी छोटी बहन को खुश रख सके, लेकिन एक दिन वो किसी को लूटते हुए पकड़ा गया था और उसे जेल में भेज दिया गया। गोशे वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका सामना होता है यामी से और ऑफ कोर्स वो यामी को नहीं हरा पाता, बट यामी को उसमें पोटेंशियल दिखा और उसे ब्लैक बुल्स में आने की ऑफर दी। एंड गोशे भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है अपनी बहन मरी को अच्छी लाइफ देने के लिए। और गोशे के अंदर मरी के लिए काफी ऑब्सेसिव लव है, मतलब वो अपनी बहन के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता और उसे एंजल का दर्जा देता है। बात करूं पावर्स की तो गोशे यूज करता है मिरर मैजिक, जिसका सिंपली मतलब है कि वो मिरर्स का यूज करके पावरफुल अटैक करता है। एंड सबसे कॉमन स्पेल है मिरर रे, जिसमें वो मिरर से लाइट बीम या लेजर जैसा अटैक करता है। फिर है मिरर ब्रिज, जहां वो अपने दोस्तों की मल्टीपल मिरर कॉपी बना सकता है, जैसे उसने आज तक ही बनाई थी आई ऑफ द मिडनाइट सन के एक मेंबर से लड़ते हुए। मिरर मैजिक की खास बात यह है कि ये रिफ्लेक्शन का यूज करके अटैक को मल्टीप्लाई, रीडायरेक्ट या एम्पलीफाई कर सकता है। और गोशे की पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसने लिक्ट के सबसे पावरफुल लाइट मैजिक को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था। एंड नो डाउट कि अपना गोशे 1v1 फाइट में भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो 5th स्पॉट पे आता है अपना देसी लौंडा मैग्ना। वेल, मैग्ना का पास्ट सिंपल बट इंपॉर्टेंट रहा है। वो एक स्मॉल विलेज रायका से बिलोंग करता है जो कि 4th सेकंड रिलम में आता है, जहाँ लोगों के पास ना ही रिसोर्सेज थे और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। और जब मैग्ना को अपनी ग्रिमोर मिली तो वो अपने आसपास ही के एक दूसरे विलेज के लोगों को परेशान किया करता था, लेकिन वहाँ के एक पावरफुल मेज से ही उसे हर बार हरा के भगा दिया करते थे। मैग्ना बार बार परेशान करता और से ही बार बार उसे भगा देते। इसी तरह बार बार कॉन्फ्रंट करने के बाद सही को लगा कि मैग्ना इंप्रूव कर रहा है। इस सिचुएशन में सही ने मैग्ना से कहा कि उसे मैजिक नाइट एग्जाम देना चाहिए। अब यहाँ से ही खुद अपनी यंग एज में मैजिक नाइट बनना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से नहीं बन पाए, बट वो चाहते थे कि मैग्ना उनकी अधूरी कहानी पूरा कर अपनी पावर से लोगों की मदद करे। एंड यू कैन ऑल्सो से कि इनिशियल लेवल पे सही नहीं मैग्ना को ट्रेन किया था। अब बात करें मैग्ना की पावर्स की तो वो यूज करता है फायर मैजिक, जिससे ऑब्वियसली वो फायर बेस्ड अटैक क्रिएट कर सकता है। एंड उसका फाइटिंग स्टाइल भी काफी रॉ है। उसकी सिग्नेचर स्पेल है एक्सप्लोडिंग फायरबॉल शॉट, जिसमें वो एक पावरफुल फ्लेमिंग बॉल अपने अपोनेंट की तरफ शूट करता है और जैसे ही वो टारगेट तक पहुंचती है एक धमाके के साथ एक्सप्लोड कर जाती है। वो इससे मल्टीपल शॉट्स भी यूज कर सकता है, जिससे काफी सारे एक्सप्लोजिव एक साथ होते हैं। उसका एक और अल्टीमेट स्पेल भी है, लेकिन वो एनिमे के अंदर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि भले ही मैग्ना के पास एक बड़ा माना पुल ना हो, लेकिन उसके टैक्टिक्स और गट्स उसे एक बहुत ही अच्छा 1v1 फाइटर बनाते हैं। देन नंबर 4 पे आता है अपना काशिमो। अबे साले, आई मीन लक वोल्टा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से।
तो लक का पास्ट काफी ज्यादा ट्रेजिक था। जब वो छोटा था उसकी मदर उसे इमोशनली नेग्लेक्ट करती थी और सिर्फ तभी खुश होती थी जब वो किसी फाइट में जीत कर आया करता था। उसने हमेशा लक को यही सिखाया कि तुम्हें हर फाइट अपनी पावर से ही जीतनी होगी एंड इसी वजह से लक बचपन से ही फाइट का ऑब्सेस्ड हो गया था। वो हर सिचुएशन को बैटलफील्ड की तरह देखता था और हर किसी को फाइट के लिए चैलेंज करता रहता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसकी मदर उसे कभी एक्सेप्ट करेंगी। फिर भी लक हमेशा स्माइल करता रहता था, इवन जब उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी एंड ये उसकी सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी की वजह से होता था। और उसके बैटल क्रेज के चलते उसके स्क्वाड मेट्स उसे बैटल फ्रीक बुलाते हैं। लेकिन ब्लैक बुल्स के साथ रहकर, स्पेशली मैग्ना के साथ बॉन्डिंग के बाद उसने टीम स्पिरिट और इमोशन समझना शुरू किए और टीम वर्क में काफी अच्छा मेंबर साबित हुआ। अब बात करें उसके मैजिक की तो लक यूज करता है लाइटनिंग मैजिक, जिससे वो लाइटनिंग को अपनी बॉडी में फ्लो करके अपने पंचेस और किक्स को हाई स्पीड और हाई वोल्टेज स्ट्राइक्स में बदल देता है। वो मेनली हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है और आस्था के बाद स्क्वाड का सबसे फास्टेस्ट मेंबर है। उसका सिग्नेचर स्पेल है लाइटनिंग बूट्स, जो उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और उसका सबसे पावरफुल अटैक है ट्रू लाइटनिंग मैजिक थंडरक्लैप स्क्रम्बलिंग ऑर्ब, जिसमें वो नेचुरल माना को फ्यूज करके एक लाइटनिंग अटैक करता है जो सेविकिन गेट आर्ट जैसे स्ट्रॉन्ग एनिमे को भी वन शॉट करने की ताकत रखता है। एंड यही रीजन है कि भले ही सब उसे थोड़ा क्रेजी मानते हैं, लेकिन जब फाइट की बात आती है सो लक वोल्टा इज द गाय दैट यू वांट ऑन योर साइड। और पर्सनली आस्था के बाद वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3 वी हैव नोएल सिल्वा। सो नोएल एक नोबल फैमिली हाउस सिल्वा से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत बड़ा रहा है। माना पुल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसी वजह से उसके बड़े बहन भाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और एक वजह ये भी है कि नोएल के पैदा होते ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी और इसके सिबलिंग्स इसका ब्लेम भी उस पर ही डालते हैं और उनका मानना है कि नोएल एक रॉयल के नाम पे धब्बा है। एंड इसी इमोशनल नेगलेक्ट ने नोएल के अंदर इनसिक्योरिटीज और सेल्फ डाउट को बढ़ा दिया था। फिर भी उसने मैजिक नाइट एग्जाम दिया, लेकिन ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो गई उसके मैजिक कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। बट लाइक ऑलवेज यामी ने उसमें पोटेंशियल देखा और उसे ब्लैक बुल्स में रिक्रूट कर लिया, वही स्क्वाड जिसमें आस्था जैसा बंदा है जो हर किसी को पुश करता है बेटर करने के लिए। आस्था ने नोएल को बताया कि हार्ड वर्क से वो भी अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकती है। फिर क्या था, उसने मेहनत की और काफी जल्दी अपने मैजिक पे काबू पा लिया। एंड नोएल के पास है काफी रियर और पावरफुल वाटर मैजिक, जिससे ऑफ कोर्स वो वाटर को मैनिपुलेट करके डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए यूज कर सकती है। उसके पास एक यूनिक एबिलिटी भी है बाय द नेम ऑफ वेलकरी ड्रेस, जिसमें नोएल वाटर मैजिक को आर्मर की तरह यूज करती है, जो कि उसे बहुत फास्ट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाता है। उसका सिग्नेचर स्पेल है सी ड्रैगन रॉड, जिसमें वो एक जायंट वाटर ड्रैगन को समन करती है, जो उसकी रॉ पावर और मैजिक कंट्रोल को दिखाता है। क्योंकि इतना बड़ा ड्रैगन समन करना और उसे कंट्रोल कर पाना कोई आसान काम नहीं होता। नोएल हीलिंग मैजिक का भी यूज कर सकती है और उसका डिफेंस भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑफेंस में तो वो ओपी है ही। एंड उसकी इसी मस्त मस्त पावर की वजह से वो थर्ड स्पॉट तो डिजर्व करती है बिना किसी डाउट के। देन नंबर 2 पे आता है अपना सबसे बैडेस्ट कैप्टन यामी सुगेहिरो। अब इस बंदे का पास्ट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और इंटेंस रहा है। यामी असल में क्लोवर किंगडम से नहीं है, बल्कि वो एक फॉरेन लैंड जिसका नाम था लैंड ऑफ राइजिंग सन से बिलोंग करता है। यामी जब छोटा था तो वो एक एक्सीडेंट के चलते समंदर के किनारे क्लोवर किंगडम तक आ गया था, जहाँ लोग उसे फॉरेनर समझ के डिस्क्रिमिनेट करते थे। लेकिन तभी उससे मिलने आता है जूलियस नोवोक्रोनो, फ्यूचर विजिट किंग, जिसने यामी के अंदर पोटेंशियल देखा। और अब जबकि उस वक्त जूलियस खुद एक मैजिक नाइट कैप्टन हुआ करता था, तो वो यामी को अपनी स्क्वाड में ले लेता है और बाद में यामी बनता है ब्लैक बुल्स का कैप्टन। अब बात करें पावर्स की तो यामी यूज करता है डार्क मैजिक, जो कि आई थिंक वन ऑफ द रियरेस्ट और डिस्ट्रक्टिव मैजिक टाइप है इन होल ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स, जिसकी मदद से यामी डार्कनेस को मैनिपुलेट करता है और दूसरी डायमेंशन तक कट कर सकता है। एंड वो अपनी कटाना से अपने डार्क मैजिक को चैनल भी कर सकता है, जिसको देख के डांटे भी शौक था। एंड उसके कुछ खतरनाक स्पेल्स जैसे डार्क क्लॉक डायमेंशन स्लैश, जिससे वो एक स्विंग अटैक में डायमेंशन को भी काट देता है। फिर आता है डेथ थ्रस्ट, जिससे यामी एक पॉइंट पर फोकस करके एक तेज थ्रस्ट अटैक करता है, जो सब कुछ चीर देता है या फिर एक्सप्लोजन कर देता है। एंड लास्ट में आता है ब्लैक मून। वेल ये एक डिफेंसिव स्पेल है जिसमें यूजर एक डार्क मैजिक का स्पेयर बनाता है, जो दूसरे लोगों के मैजिक अटैक्स को एब्जॉर्ब या कैंसिल कर देता है। एंड इस सब के बाद यामी के पास एक और यूनिक एबिलिटी है बाय द नेम ऑफ की, जो कि सिर्फ उसी की कंट्री में सिखाई जाती है, जिसका यूज करके यामी को काइंड ऑफ 6 सेल्स मिल जाता है, जिससे वो एनिमी के अटैक को पहले से डिटेक्ट कर लेता है और उसे रोक भी पाता है। एंड यामी की स्वॉर्डमैनशिप प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल पर है ही, और अगर वो अपनी इन 3 चीजों यानी डार्क मैजिक, स्वॉर्डमैनशिप और की को कंबाइन कर ले तो एल्फ किंग को भी उसकी नानी याद दिला सकता है। और इसके अलावा जो चीज उसे टॉप 2 बनाती है वो उसका ट्रस्ट अपने स्क्वाड पे। यामी के साथ होना मतलब ऐसा है यू आर इन गुड हैंड्स इवन इन वर्स स्ट्रूम। तो चलो बहुत हो गए अपने यामी के चर्चे, अब बढ़ते हैं अपने टॉप 1 मेंबर की तरफ, जो कि है नन अदर देन अपना चैट आस्था। तो आस्था का वो पास्ट जो हमें शुरू में दिखाया गया वो कंप्लीट नहीं था। स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया कि आस्था के पेरेंट्स नहीं थे, बट दिस इज रॉन्ग। एनीमे के अंदर आगे हमें पता चलता है कि आस्था की मदर भी थी, जिसका नाम था लुचिता। नाउ यू थिंक कि उसके साथ फिर आखिर हुआ क्या? लेट मी एक्सप्लेन। तो लुचिता के पास एक ऐसा कर्ज था
था जिसमें वो किसी की भी लाइफ एनर्जी या मानव को एब्जॉर्ब कर लेती थी। एंड जब आस्था हुआ तो लुचिता ने उसको अपने आप से सेफ रखने के लिए अनाथ छोड़ दिया था। और अब मुझसे ये मत पूछना कि आस्था कैसे हुआ, क्योंकि उसके फादर के बारे में एनीमे या मांगा के अंदर कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया गया। सो हाँ, लुचिता के आस्था को छोड़ने के बाद आस्था की लाइफ वैसे ही गुजरती है जैसे हमें दिखाई गई है। और अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन अब बात करें आस्था की पावर्स की, तो वो लिटरली इतनी सारी हैं कि इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल है और उस पर एक अलग सी वीडियो बनाई जा सकती है। एंड फिर उसकी शॉर्ट्स भी आ जाती हैं जिनमें से हर किसी की यूनिक एबिलिटीज हैं एंड उसको भी एक अलग सेपरेट वीडियो में कवर किया जा सकता है। और ऊपर से आस्था एक डेविल का होस्ट भी है। जी हाँ, जो लोग न्यू वॉचर्स हैं इस एनिमे के, उनको बता दूं कि इस एनिमे के अंदर डेविल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। एंड द फन पार्ट इज के इसके ऊपर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो अब तुम खुद ही देख लो कि इस एनिमे के ऊपर काफी सारी वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन वो बनेंगी तभी जब तुम इस वीडियो पर 50 लाइक्स एंड 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा करवाओगे। तो करवा दो टारगेट पूरा, आ जाएगी वीडियो। तो यही थे ब्लैक बुल्स के टॉप 10 मेंबर्स। एंड अभी तक हमने आस्था के पास्ट को अच्छे से जान लिया है एंड पावर्स को भी आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, जिनको देखकर तुम समझ जाओगे कि मैंने आस्था को इतना ऊपर रैंक क्यों किया है। बट हाँ, उन वीडियोस में भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर देम। एंड साथ ही साथ तुम्हारा फेवरेट ब्लैक बुल्स मेंबर कौन सा है एंड अगर तुम इनको रैंक करते तो कैसे करते, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।